Good afternoon, students. Good afternoon, Good sir. afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. हाँ बेटा, कल जो हमने किया था वेयर वी वर, हम लोग थे नाइट्रोजिनस पर, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। और कल हमने कुछ स्पेशल रिएक्शन नाइट्रोजिनस कंपाउंड में नाइट्रोजन का प्रिपरेशन मेथड किया था हम लोगों ने। एमीन का प्रिपरेशन मेथड किया था। आज हम कुछ और स्टडी करते हैं उसकी रिएक्शंस। Then today we are going to start from reactions of suppose amine, reaction of amine। amine में फर्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन मतलब इसका एक और नाम से रिएक्शन आती है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये कार्बिल एमीन जो है वो प्रोडक्ट बनता है, उसके हिसाब से इसने एमीन दिया है। तो इसमें कार्बिल एमीन रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर जो आपकी प्राइमरी एमीन है, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन react with क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली जैसे KOH वगैरह टू गिव आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड देता है हैविंग कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट स्मेल। इसलिए हम इसको टेस्टिंग ऑफ 1 डिग्री एमीन में भी यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन है, ये हमारा कार्बिल एमीन रिएक्शन है। कार्बिल एमीन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट है, बिकॉज इसमें आइसोसाइनाइड बनते हैं और इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आता है, एक बहुत अनटॉलरेबल स्मेल आता है। उससे पता लग जाता है कि हमारा आइसोसाइनाइड जो है वो बना है। इसमें रिएक्शन क्या होता है इसमें देखें हम, तो इसमें जो आपका रिएक्शन होगा जैसे आर एरोमेटिक या दोनों ले सकते हैं। आर एन सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रहा है? नो सर। बाकी स्टूडेंट को आ रहा है या आ रहा है सर, आ रहा है। बाकी आ रहा है? बेटा आप देखना, मेरे 2 पिन होंगे, दूसरे में पिन करके देखो जिसको नहीं आ रहा है, दूसरे में टैग करो। कुछ प्रॉब्लम होगा आपके, मेरे भी थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम आ रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल कोई इश्यू आ जाते हैं कई बार। तो RNH2, तो ये जो हमारे पास एमीन है RNH2, इसका रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करते हैं। क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करते हैं तो यहाँ पर एक न्यू कार्बन, नाइट्रोजन पर एक न्यू कार्बन इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये जो आपका ये कार्बन है ये आपका नाइट्रोजन के साथ इंट्रोड्यूस हो जाता है और यहाँ पर आपका आइसोसाइनाइड बनते हैं। ये जो आइसोसाइनाइड होते हैं ये अनप्लीजेंट स्मेल होता है इसका। तो अनप्लीजेंट स्मेल होता है तो इससे हमें रिकॉग्नाइज हो जाता है कि वो हमारे पास प्राइमरी एमीन था। एंड यू नो दैट दिस रिएजेंट जो है क्लोरोफॉर्म एंड KOH कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर राइमर-टाइमॉन रिएक्शन एंड इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट विच इज द डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट। तो ये रिएक्शन जो होता है कैसे होगा इसको देखते हैं अब हम। तो इसकी यहाँ से तो क्लियर हो गया RNH2, बस यही देखना होता है। ये रिएजेंट देख लो आप, रिएजेंट
अब ये रिएजेंट की वर्किंग क्या होती है, जैसे आप इसका मैकेनिज्म क्लियर करेंगे तो इसमें देखो आपके पास क्लोरोफॉर्म है, वहां भी यूज कर लेना इसको, ये बात ध्यान रख लेना। क्लोरोफॉर्म जो होता है CH Cl3 होता है, और इसके साथ आप KOH ले रहे हो। KOH का जो OH नेगेटिव है वो बेस का काम करता है पहले, और क्लोरोफॉर्म में 3,3 Cl अटैच है, तो ये हाईली एसिडिक हो जाता है। तो जब कार्बन पर Cl3 ग्रुप या कोई NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसका कार्बन जो होता है वो काफी एसिडिक हो जाता है, तो ये H को आएगा और लिबरेट कर देगा H को, तो वाटर रिलीज हो जाएगा, आपका K पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। यहाँ जो आपके पास बन जाएगा ClCl आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपका H पॉजिटिव चला गया है, तो ये नेगेटिव चार्ज छोड़ के चला जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइजेशन कहाँ से मिलेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ क्लोरीन जो होते हैं, इन क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन अपना जो है वापस यूज करके इसके चार्ज को खत्म कर सकता है। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ये पाई बॉन्डिंग के थ्रू, जो इसका आपका ये p ऑर्बिटल है और यहाँ पर आप इसके वैकेंट ऑर्बिटल यूज कर रहे हो, तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल आपका स्टेबलाइजेशन दे सकता है। तो बट ये जो अभी है, अभी ये जो स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज बाय इसका p ऑर्बिटल, और इनका वैकेंट ऑर्बिटल क्लोरीन हो गया तो D में चला जाएगा, तो स्टेबलाइज बाय p पाई d पाई बॉन्डिंग। अगर आपसे स्टेबलाइज पूछेगा किससे दोगे तो आंसर दे देना p पाई d पाई बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइजेशन लेता है। लेकिन ये स्टेबलाइजेशन ज्यादा चल नहीं पाता, ये नेगेटिव चार्ज अपना खत्म करना चाहेगा, तो उसी टाइम ये क्या कर देता है, फिर अपना एक Cl नेगेटिव रिलीज कर देता है, तो ये नेगेटिव Cl बाहर हो जाता है। देन आपके पास जो स्पीसीज बनेगा ये आपका एक Cl क्लियर हो जाएगा, Cl क्लियर, देन आपका ये रह जाएगा Cl, और Cl इसका नेगेटिव चार्ज जो हो गया वो Cl नेगेटिव खत्म हो गया, तो इसके पास आपके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और एक वैकेंट p ऑर्बिटल आ जाएगा। ये जो स्पीसीज है इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, और यहाँ डाइक्लोरोकार्बिन में 2 इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो ये यहाँ आ रहे हैं, चलो इसकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले यहाँ इसको छोड़ देते हैं। डाइक्लोरोकार्बिन, ये डाइक्लोरोकार्बिन बना, और डाइक्लोरोकार्बिन में वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन लोन पेयर भी है इसलिए एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये जो डाइक्लोरोकार्बिन आपका एक्ट करेगा ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा आपका। तो एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोफाइल, तो ये भी स्टेबलाइजेशन ले सकता है। इसमें क्या है, इसका ये वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन दे करके इसको स्टेबलाइजेशन दे सकता है वो, तो इस स्टेबलाइजेशन मिल सकता है, इसलिए ये जो है स्टेबलाइजेशन इसका p पाई बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन है, p पाई स्टेबलाइजेशन बोलोगे तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई CCl3 किससे स्टेबलाइजेशन लेता है, देन योर आंसर इज p पाई d पाई बॉन्डिंग। बट डाइक्लोरोकार्बिन कैसे लेता है, इसको आप शॉर्टकट में डाइक्लोरोकार्बिन को DCC भी बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन जो है उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल में लोन पेयर क्लोरीन के लिए लेता है, तो इसलिए इसको p पाई स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन का ये जो लोन पेयर होता है यहाँ वाला ये p ऑर्बिटल में होता है। एनीवे ये हमारा इंटरमीडिएट बनना जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, ये जो एक्ट करेगा वीक इलेक्ट्रोफाइल एक्ट एज इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो ये जाके अटैक करता है, ये सारी वर्किंग यहां तक आती है, ये जाके अटैक करता है डाइइलेक्ट्रोफाइल एमीन के ऊपर। अब एमीन जो होता है वो बेटा RNH2 होता है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अब जितना नाइट्रोजन पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बेस्ट होगा उतना ये डाइक्लोरोकार्बिन इजिली अटैक कर सकता है। तो इसके पास ये अपने इलेक्ट्रॉन तो है ही, Cl भी है
तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और ये लोन पेयर देगा तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। यही हमारा जो होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स आपसे पूछा जाएगा तो इस इंटरमीडिएट का अटैक है, न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर अटैक होता है। जैसे ये उस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो R NH2 तो है ही इसके पास, और NH2 के साथ ये H तो 2 है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया इसने, तो कार्बन के पास अपना लोन पेयर भी था। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इसकी वैलेंसी 4 होगी, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए H पॉजिटिव और ये अपना Cl नेगेटिव निकाल देगा, ये Cl नेगेटिव निकाल देगा। देन आपका क्या बन जाएगा, RNH डबल बॉन्ड C और Cl, एक HCl और निकल जाएगा आपका। अब जैसे RCCl आ गया आपके पास, RCCl आ गया तो यहां पर देखो ये Cl ये तो गया नेगेटिव, लेकिन ये लोन पेयर तो है आपके पास अभी, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये H पॉजिटिव निकल जाएगा। अब यहां पर वैलेंसी है तो यहां पर Cl जो नेगेटिव आपका ये चला गया, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, तो फिर वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, तो वैकेंट ऑर्बिटल है, उस वैकेंट ऑर्बिटल में फिर ये वाले बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो फिर H और फिर Cl आपका चला जाएगा। फर्दर फिर HCl बाहर हो गया तो RN और आपका C बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएंगे। तो इसका जो मेन स्टेप है वो आप देखेंगे, दिस वन इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो डिपेंड कर रहा है डाइक्लोरोकार्बिन के न्यूक्लियोफिलिसिटी पर अटैक पर वर्क कर रहा है। तो आपका यहां पर आप देखो थोड़ा क्वेश्चनिंग की बात करें, तो इसकी क्वेश्चनिंग में क्या होगा कि सबसे पहले आप पॉइंट ले सकते हो, तो ये रिएक्शन जो है इसका इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन है, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन क्या क्या है, इसके पॉइंट क्या है डाइक्लोरोकार्बिन, एक इसमें देखा आपने डाइक्लोरोकार्बिन ये था CCl यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन थे बेटा, और ये वैकेंट ऑर्बिटल था, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं तो पेयर्ड होंगे तो स्पिन 0 होगा, क्योंकि प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये पूछा जाएगा कि स्पिन कितना होगा डाइक्लोरोकार्बिन का, तो स्पिन आपका 0 आ जाएगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्पिन 0 आ रहा है। स्पिन 0 आ रहा है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में पढ़ा होगा आपने, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला क्या होता है 2s+1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 2 × 0 + 1 मतलब 1, इसलिए आप बोलते हो डाइक्लोरोकार्बिन की कैटेगरी क्या है, तो आप बोलोगे सिंगलेट कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट का मतलब पूछेगा क्या होता है, सिंगलेट का मतलब है इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी Sm, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगा, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक है ये स्पीसीज, डायमैग्नेटिक है। तो आपका डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट है जो सिंगलेट कार्बिन है, सिंगलेट मीन स्पिन टोटल स्पिन 0 होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगल होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगलेट कार्बिन। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका दोगे sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2, वैकेंट ऑर्बिटल होगा इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल, so that you are saying that hybridization not sp3, it is the sp2, एक p जो है वो वैकेंट p ऑर्बिटल है, और ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, इधर जो Cl होंगे उनके पास आपके क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो स्टेबलाइजेशन कैसे करेंगे, स्टेबिलिटी कैसे देंगे, ऑक्टेट कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसका इधर दे देंगे, तो इससे क्या बोलेंगे हम, सारी क्वेश्चनिंग बन सकती है आपके एग्जाम की, तो हम बोलेंगे ये जो आपका स्टेबिलिटी लेगा वो क्लोरीन से ले लेगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी ले लेगा, ये लोन पेयर इसके पास है, तो हम ये इसीलिए बोलते हैं कि स्टेबलाइज्ड बाय p पाई
पी पाई बॉन्डिंग, मतलब दोनों ओवरलैप करके पी ऑर्बिटल बनाएंगे, पाई ऑर्बिटल बनाएंगे, और पाई ऑर्बिटल में दोनों पी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, सो दैट it is known as stabilized by p pi bonding. So that's all about the intermediate dichlorocarbene. Must remember, I comes back on all the point. Dichlorocarbene is the singlet carbene. Why is called singlet carbene? Because it's spin zero and spin multiplicity single. That's why it is known as singlet carbene. You can't say that कि दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑर्बिटल में है इसलिए, ये नहीं, रीजन ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगल आ रहा है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज द डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उससे अट्रैक्ट नहीं होगा, इसका वेट कम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। अपना डायमैग्नेटिक स्पीसीज क्या होती हैं, पढ़ा होगा आपने, पढ़ाया गया होगा कि भाई एक तो आपने ये पढ़ा है कि क्या होता है पैरामैग्नेटिक, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, डायमैग्नेटिक जिसके पास पेड इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन आजकल सीधा ऐसे थोड़ी पूछते हैं, और थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा तो कैसे पूछेगा आपसे, he can ask you that what is the physical meaning of diamagnetic and paramagnetic। अगर किसी स्पीसीज को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, उसका वेट हल्का सा इंक्रीज हो जाता है तो पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होता है तो, और मैग्नेटिक फील्ड अगर रिपेल होता है तो उसमें डायमैग्नेटिक। तो कैसे पता लगता है डायमैग्नेटिक, मतलब शो स्लाइट डिक्रीज इन वेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी यहाँ बता दे रहा हूं, क्योंकि आज छोटा सा टॉपिक है ये, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आ रही हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन होगा, दोनों जगह यूज करना ही कार्बिन, ये तो दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन जो आप करते हो फिनोल के अंदर प्राइमर टाइमान रिएक्शन, वहां भी ये सारी वर्किंग काम आएगी, और दूसरा आप आइसोसाइनाइड टेस्ट। दूसरा इंटरमीडिएट के बाद क्या है, सेकंड पॉइंट आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यहां पर क्या है, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज अटैक ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन DCC ऑन नाइट्रोजन ऑफ एमीन। तो जो एमीन का नाइट्रोजन है उस पर अटैक करेगा। तो यहां से आप रेट डिसाइड कर सकते हो। तो रेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम, कि भाई जितना नाइट्रोजन पर बेसिसिटी ज्यादा होगा, जितना आप उसमें बेसिसिटी ज्यादा देखोगे, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा देखोगे, मोर द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और न्यूक्लियोफिलिसिटी और नाइट्रोजन, मोर इज द रिएक्शन, मोर इज द रिएक्शन। जितना न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, उतना इजीली अटैक हो सकता है। तो ये कैसे देख सकते हो आप, इसका रिएक्शन कैसे देख सकते हैं हम, देखो इसका एग्जांपल, जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल रिएक्शन दे दूं, CH3 CH2 NH2, एक रिएक्शन ये दे दिया और एक रिएक्शन ये दे दिया C6H5 NH2। सिंपली मैंने आपको दोनों ही 1 डिग्री अमीन दिया है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, N के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 1 डिग्री अमीन होता है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, बट फर्क इतना है कि ये एलिफेटिक है, दिस वन इज द एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन और दिस वन इज द एरोमेटिक। तो हमें ये देखना है कि भाई इसमें कार्बिल एमीन टेस्ट इजीली कौन देगा, एरोमेटिक है ये। तो इसमें देखो यहाँ का लोन पेयर है वो कुछ ना कुछ ये इधर रेजोनेंस में चला जाएगा, तो यहाँ पर लेस अवेलेबिलिटी रहेगी, लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसके कंपैरिजन में। यहाँ तो कोई रेजोनेंस है नहीं, तो यहाँ मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन है, तो एलोफेटिक एमीन जो है मोर रिएक्टिव, एलोफेटिक एमीन मोर रिएक्टिव। तो आप देखो सेकेंडरी एमीन या 3 डिग्री एमीन होती है वो टेस्ट नहीं देंगी ये,
जो होते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देता 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन। इसका रीजन आपका क्लियर है। देखो अगर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन में लोगे तो वहां पर हिंड्रेंस काफी ज्यादा हो जाता है। यहां अगर हम देखेंगे तो 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन में एन एच इधर आर आ जाता है, आर आ जाता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में फर्क पड़ता है। और दूसरी बात जो है इनका इफेक्ट क्या है, जो है प्लस आई। प्लस आई अगर दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर आर और आर इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पर उसका अप्रोच कम हो जाता है, इसलिए 2 या 3 डिग्री अमीन जो है कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देते आपकी। 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं आता है। तो ये है आपका कार्बिल एमीन टेस्ट, और कार्बिल एमीन 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। कोई डाउट बेटा कार्बिल एमीन, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। किसी को कोई डाउट हो तो देख लो। क्या क्या पॉइंट बताया मैंने कि कोई भी आप प्राइमरी अमीन का रिएक्शन कराओगे, प्राइमरी अमीन का जो भी रिएक्शन होगा क्लोरोफॉर्म KOH के साथ, तो एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा और N के साथ अटैच आ जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएंगे। RNH2 से RNC करोगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएंगी। और आइसोसाइनाइड जो आपके बनेंगे उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, इसलिए इसको टेस्टिंग ऑफ एमीन में यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट थिंग क्या है कि इसमें क्लोरोफॉर्म KOH जो इंटरमीडिएट बताते हैं वो डाइक्लोरोकार्बिन होता है। डाइक्लोरोकार्बिन का अटैक ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो इसका अटैक रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो आप रिलेटिव रिएक्टिविटी चेक करना चाहते हैं, देन इट ऑल डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर का कितना अवेलेबिलिटी रहेगा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा रेट रिएक्शन होगा। इसलिए आपका 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन जो होती है वो मोर रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू जो आपकी एरोमेटिक एमीन। और इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, GOC वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे GOC में जितने किए थे आपने। तो ये सारा आपका कार्बिल एमीन टेस्ट के लिए है। तो कार्बिल एमीन टेस्ट, तो इसके साथ साथ के कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें आपने बनाया कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बना देते हैं हम। आपके पास यहां जो बन रहा है वो आइसोसाइनाइड बन रहा है, RNC आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, आइसोसाइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें या हम रिडक्शन करें, एज एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें या NiH2 ले लें, तो आइसोसाइनाइड में जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो R यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल है तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस में RN डबल बॉन्ड TH, एक बॉन्ड अगर हटा दें हम RCH2O, H2 अटैच हो गया, फिर H का के साथ ट्रांसफर हो जाएगा RNH और CHO में कन्वर्जन हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होगा तो RNCHO, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया तो H इसको भी मिलेंगे, H इसको भी मिलेंगे, देन आपका जो बन जाएगा RNHCH3 बन जाएगा, मतलब 2 डिग्री अमीन। और यहां पर एक अनएक्सपेक्टेड सा प्रोडक्ट बनेगा, RN जो है CO के साथ किया, RNHCHOH ऐसे भी कर सकते हो इसको, RNH और ये क्या हो गया हमारा C, क्या बन रहा था CHOH, और उससे फिर ट्रांसफर कर दो इसका,
एक ही H है ना, RN, अगर यहाँ ऐसे रह जाए फिर H का ट्रांसफर आ जाए, RNHCHOH। जब CHOH आ गया तब ये क्या हो, फिर इसका H जैसे टोटोमेरिज्म करते थे आप, यहाँ आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा R, ये NH, सिंगल बॉन्ड आ गया CH, इसमें कन्वर्ट। तो RNC का हाइड्रोलिसिस किया है आपने, तो हाइड्रोलिसिस से ऐसा बन सकता है। तो यहीं पर आप जैसे आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन करोगे तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा RCH3। तो आप उसका भी देख लो, अगर ये आइसोसाइनाइड है, कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगा ना, आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड के साथ अगर आपके साइनाइड आ जाए तो उसमें फर्क क्या होता है, RCN होता है, बस अपोजिट रिएक्शन होती है। RCN यहाँ नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका हाइड्रोलिसिस आप करते हो डिफरेंट मीडियम में, जैसे आप HCl लेते हो, मतलब एक इंफॉर्मेशन है कि 6 मोलर HCl ले लेते हैं तो 6 मोलर HCl यूज हो जाता है, तो ये चाह करके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है और सीधा एसिड में कन्वर्ट होता है, RCOH में, एसिड में डायरेक्ट कर सकते हो, बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो। जैसे NaOH ले लें 1 मोलर, तो 1 मोलर NaOH, ये कुछ डेटा है, ध्यान रख सकते हो इनको। तो ये भी आपका RCOO, पहले एसिड बनेगा लेकिन बेस और आगे रखा हुआ है, तो RCOH तक और ज्यादा बेसिक लोगे और NaOH यूज करोगे तो फिर साल्ट बन जाएगा RCOO Na। और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, अगर RCN में आपने HCl गैस ले लिया और प्लस मेथेनॉल ले लिया, RCl HCl गैस ले लिया मेथेनॉल, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, CH3O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ये तो कार्बन के पास जाएगा, और ये वाला जो H है ये आपका N के पास जाएगा। तो क्या बनेगा, ये C के पास पहले क्या आएगा, OCH3, ध्यान से देखना ये वाली रिएक्शन, OCH3 डबल बॉन्ड NH, फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे H2O, तो ये आपका हो जाएगा R। कंपैरेटिव स्टडी साथ में करते जाओगे तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग का पता लगता जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे आंसर देना है। तो RCOCH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O प्लस अमोनिया, ये देखो एस्टर बन गया। तो हम अगर साइनाइड का HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा। इसमें भी इंटरमीडिएट बना सकते थे भाई, HCl का मतलब क्या हुआ, पहले H इसको भी मिलेगा, NH इसको भी मिलेगा, इनका भी इंटरमीडिएट। You want to see the intermediate of following reaction, then you can give in such way reaction, RCH डबल बॉन्ड NH हो गया, फिर देन आपने हाइड्रोलिसिस किया है, पहले भी बताया मैंने रिएक्शन आपको, तो ये आपका RC अमोनिया अलग हो जाएगा और 2 H2O यूज करने पड़ेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में RCOH में पहुंच जाएगा। तो आप अगर साइनाइड है तो उनका हाइड्रोलिसिस देख सकते हैं, और आपका साइनाइड का एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस देख सकते हो, बेसिक मीडियम में भी देख सकते हो, और HCl गैस के साथ मेथेनॉल के साथ रिएक्शन दे दिया, मतलब दिस इज द रिएक्शन विद अल्कोहल ऑफ साइनाइड, अल्कोहल का साइनाइड के साथ रिएक्शन दे दिया, देन योर प्रोडक्ट विल बी एस्टर, नॉट बी एसिड या एसिड साल्ट, तब आपका एसिड साल्ट के साथ रिएक्शन नहीं है। RCN का रिएक्शन और कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, हाँ ये देखो, अभी कल भी बताया मैंने आपको, अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया या हाइड्रोजिनेशन किसी पैलेडियम निकल की प्रेजेंस में कर दिया तो पूरा रिडक्शन हो जाएगा, H इसको मिल जाएंगे, H इसको मिल जाएंगे, एमीन बन जाएगी, जितने कार्बन वाला साइनाइड है उतने का एमीन बन जाएगा। लेकिन डाइबाल H ले लिया, सारा ऑलरेडी अब क्या है कि टॉपिक सारे जो वही आ रहे हैं बार बार जो हम कर चुके हैं, डाइबाल H ले लिया तो पहले CH NH बन जाएगा, और फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये RCHO प्लस, मतलब रिएक्शन जो होगा डाइबाल H में एल्डिहाइड तक जाती है और इसके अंदर आगे एमीन तक रिएक्शन जाता है। एक बेटा आप इसका रिएक्शन भी दे सकते हैं, जो मैंने ऊपर आपको आइसोसाइनाइड बताया है, आइसोसाइनाइड का भी एक रिएक्शन दे सकते हैं। एक काफी पॉपुलर रिएक्शन है RNC का, आइसोसाइनाइड का, आप या तो इसका रिएक्शन HGO के साथ कर दो या फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्लोरीन, ओजोन प्लस
इन दोनों के साथ तो बोलते हैं DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड ले लो, CH3SOCH3, क्लोरीन, ओजोन या मरकरी के साथ आप ले लो। तो इससे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं सारे, ये ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीजन देगा, ये सारे ऑक्सीजन की जो है वो आपको सप्लाई देते हैं। ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सारे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं RNC और एक O दे देते हैं, और प्रोडक्ट जो बनता है RNCO, एल्काइल आइसो साइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट बन जाता है। देखो तो क्या क्या हुआ टोटल, देखो एक्स्ट्रा नोट्स में मैंने क्या बताया आपको, नाइट्रोजनस कंपाउंड की केमिस्ट्री है। तो अगर हम कार्बिल एमीन रिएक्शन में if we find the isocyanide, then isocyanide on hydrolysis given such type of compound, NHCO amide वाले कंपाउंड है, CONH वाला बन रहा है, CONH वाला amide वाला कंपाउंड बन रहा है, and on reduction lithium aluminum hydride और NiH2 it give the secondary amine, and on ऑक्सीडेशन, ये सारे रिएक्शन क्या है आपकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HgO ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ओजोन ले लिया, इनमें से कोई आपने ले लिया तो एल्काइल आइसोसाइनेट बनेंगे। एल्काइल साइनेट का आगे हाइड्रोलिसिस करके आप वापस एमीन में कन्वर्ट कर सकते हो। हाइड्रोलिसिस करोगे, जैसे कल पढ़ा था आपने, कल जो रिएक्शन मैंने बताई थी आइसोसाइनेट वाली, होफमैन ब्रोमेमाइड वगैरह रिएक्शन, तो वापस आप RNH2 में कन्वर्ट कर सकते हो प्राइमरी एमीन। तो कन्वर्जन में ये रिएक्शन आपके काम आती है। और ऐसे ही साइनाइड में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लो, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर लो, या HCl मेथेनॉल के साथ कर लो, ऊपर दोनों में एसिड बनेंगे, HCl और मेथेनॉल में आपका एस्टर बन जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम रिडक्शन कर दोगे तो आपकी प्राइमरी एमीन बन जाएंगी, डाइबाल H से आप एल्डिहाइड पे रोक सकते हैं रिएक्शन। क्लियर बेटा, यहां तक किसी को डाउट? जितना लिख लिख के याद करोगे उतना बेटर याद होंगी चीजें, एक दूसरे से रिलेट करके करोगे बेटर होंगी। छोटी छोटी रिएक्शन है, सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है नाइट्रोजन वाला, कल भी देखा आज भी देख रहे हैं हम। जैसे ये वाला एग्जांपल मैं जैसे क्लियर कर दूं थोड़ा सा आपको, जैसे HgO लिया, कैसे रिएक्शन हुआ, जैसे मैंने बोला कि आपने CH3 आइसोसाइनाइड लिया, कोई सा भी NC ले लिया आइसोसाइनाइड। अब इसका रिएक्शन जैसे आपने दे दिया HgO के साथ, इनकी टेस्टिंग और आगे फर्दर यूज हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई दे देगा, इसको ऑक्सीजन की सप्लाई दे देगा, तो ये बन जाएगा CH3 एन डबल बॉन्ड C एन डबल बॉन्ड C एन डबल। अगर आपने ये रिएक्शन दे दिया CH3 NC प्लस क्लोरीन DMSO वाला, डाइमिथाइल वाला, CH3 SO और CH3, ये ऑक्सीजन की सप्लाई दे देगा इसको, और ये दोनों क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 एन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड आइसोसाइनाइड बन गया, प्लस CH3S के साथ अब दो Cl अटैच हो जाएंगे CH3। तो ये रिएक्शन आप दे सकते हो इसके अंदर। तो ये रिएक्शन साथ में आपकी साइनाइड आइसोसाइनाइड होंगी, और सारे टॉपिक देखो रिलेटेड हो गया आपका। स्टार्ट कहाँ से किया और कहाँ पहुंच गए आप। स्टार्ट आपने देखो एमीन से किया, रिएक्शन एमीन से स्टार्ट हुई, एमीन से आइसोसाइनाइड पे पहुंचे, आइसोसाइनाइड से जहां भी आगे जाना है आपको, आइसोसाइनेट में, एमीन में, सेकेंडरी एमीन में, प्राइमरी एमीन में, तो RNH2 1 डिग्री 2 डिग्री आप कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन सब में कर सकते। क्लियर बेटा, कोई डाउट किसी का? यहां तक देख लो। चले आगे।
अब देखो, अब हमने आइसोसाइनाइड साइनाइड यही देख लिया और एमीन से बना लिए। और एमीन की रिएक्शन देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिर मस्टर्ड हॉफमैन से ये भी हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये भी रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन है। रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन गिव्स प्रोडक्ट लाइक स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। तो जो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें सरसों के तेल जैसी स्मेल आएगी, तो ये भी इसकी टेस्टिंग में यूज कर सकती हो आप, इसकी टेस्टिंग में यूज हो सकता है। तो ये क्या रिएक्शन है, RNH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन HgS निकालना चाहते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड है, Cl ले लो, HgCl2 के साथ। तो क्या रिएक्शन होगा, देखो कार्बन और सल्फर में, डायरेक्ट बता रहे हैं विदाउट मैकेनिज्म, ये पॉजिटिव हो गया पार्ट, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये नेगेटिव पार्ट है। यहां पर देखो ये वाला सेम पहले की तरह ही रिएक्शन है, ये इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये कार्बन पर जहां अटैक हो रहा है ये इसका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो, या न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एट दिस साइड, तो इसके साथ ये अटैक कर जाएगा। अब जो H होंगे, तो दोनों H ये निकल जाएंगे Cl के साथ, HgCl2 में जो एक S है ये Hg के साथ चला जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बना हमारा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ये जो है इसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल होती जैसी होती है, इसको बोलते हैं एल्काइल। देखो वापिस NC आ गया, तो आइसोसाइनाइड वाला आ गया, लेकिन ऑक्सीजन होता तो साइनेट होता, सल्फर है तो थायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ये प्रोडक्ट एल्काइल आइसोथायोसाइनेट प्लस क्या बन जाएगा, एक तो आपका HgS और एक आपका बन जाएगा HCl। तो HgS है, ये भी ब्लैक PPT होता है, मेटलर्जी में पढ़ा था ना HgS सिनेबार, HgS इज कॉल्ड सिनेबार, ब्लैक PPT होता है, प्रेसिपिटेट बनाओगे तब भी ब्लैक कलर का बनेगा। तो नीचे ब्लैक कलर का PPT बन रहा है और स्मेल आ रही है उसमें, तो जो केमिकल बना है वो मस्टर्ड ऑयल जो स्मेल आ रही है, देन भी ये प्राइमरी एमीन हो सकता है। तो दैट रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। It should be kept in mind there is a difference between Hofmann bromamide reaction and Hofmann mustard oil reaction. Hofmann bromamide reaction तो एमीन का प्रिपरेशन मेथड था, और Hofmann mustard oil reaction जो है वो हम एमीन की कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, CH2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, CH2 कार्बन डाई सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। Mustard oil reaction, after mustard oil reaction you can give the reaction with Hinsberg reagent. हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन, सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, C6H5 SO2 Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। इसकी रिएक्शन जो है तीनों के साथ होती है, रिएक्ट विद 1 डिग्री 2 डिग्री, दो के साथ होती है, एक के साथ रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए हम
डिफरेंशिएट करने में यूज करते हैं। अभी देखेंगे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम। इंपॉर्टेंस हिंसबर्ग रिएजेंट की यही है, ये आपका सीधा ही क्वेश्चन आएगा, सीधा आपने उसके साथ अटैच करना है। जैसे आपका 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन का रिकॉग्निशन NH2, तो जैसे R NH2 करोगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन दोगे तो ऐसे करके दे दो। ये नाइट्रोजन, ये HCl बाहर हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RNHSO बेंजीन। इसको बेंजीन सल्फोनामाइड बोलते हैं। इस बेंजीन सल्फोनामाइड की क्या स्पेशलिटी है, अभी भी एक हाइड्रोजन रखा हुआ है इसके पास, तो एक हाइड्रोजन है तो अभी एसिडिक नेचर है, तो इसको फर्दर रिएक्शन कराओगे आप, तो ये आपका फर्दर रिएक्शन दे देगा NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन दोगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह, और ये H और ये OH रिलीज हो जाएंगे और साल्ट बन जाएगी। ये नेगेटिव, Na पॉजिटिव, मतलब ये सोल्यूबल हो जाएगा। मैं ये बोल सकता हूं जो इसका प्रोडक्ट है प्राइमरी अमीन और हिंसबर्ग रिएजेंट का जो प्रोडक्ट है बेंजीन सल्फोनामाइड, ये जो है सोल्यूबल है इन NaOH, सोल्यूबल इन बेस NaOH। तो 1 डिग्री अमीन में अगर हम ये हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड कर दें, ऑन एडिंग द हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री अमीन गिव्स ए प्रोडक्ट, विच प्रोडक्ट सॉलिड्स प्रोडक्ट होता है, विच इज सोल्यूबल इन NaOH। जैसे NaOH डालोगे तो वो सोल्यूबल हो गया, इट मीन्स ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है। बट अगर हम 2 डिग्री अमीन में देखेंगे यही रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, दिस रिएक्शन फॉर 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन के साथ ये रिएक्शन देखेंगे तो RNH2 इसमें हो जाएगी 2 डिग्री R2NH, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा R2NH। अब इसका रिएक्शन कराओगे तो SO2 HCl निकल जाएगा, तो ये रिएक्शन आपका आ जाएगा R2N, N के साथ आपका जो है SO2 आ जाएगा, R2 दे दो जिससे वैलेंसी पता लग जाएगी, R2SO2। अब ये जो होगा आगे नॉट सॉल्युबल इन NaOH, ये फर्दर NaOH में सोल्यूबल नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पर नो हाइड्रोजन, H के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो सोल्यूबल नहीं होगा। और 3 डिग्री अमीन का रिएक्शन सोचेंगे तो अगेन जाएगा ही नहीं आगे, थ्री डिग्री अमीन RN, न्यूक्लियोफिलिसिटी बन ही नहीं पाएगा क्योंकि बेसिक कैरेक्टर शो होगा। ये हम रिएक्शन करेंगे तो H है ही नहीं इसके पास, Cl SO2 benzene sulfonyl chloride, no reaction. So in this way you can distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. 1 degree amine gives a solid product with Hinsberg reagent which is soluble in NaOH solution, but 2 degree amine only react with Hinsberg reagent but does not give soluble complex with NaOH, and 3 degree amine does not react with benzene sulfonyl chloride. So this reaction मतलब कौन, हिंसबर्ग रिएजेंट, Hinsberg reagent is used for distinguish 1 degree, 2 degree, 3 degree। तो तीनों को हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कपलिंग रिएक्शन आती है।
कोई भी हमारे पास एमीन है, एमीन भी हमारे पास 2 टाइप की हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक जो है वो फिर फर्दर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। एरोमेटिक भी आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। अगर हम इसका डाई एजोटाइजेशन, कपलिंग और डाई एजोटाइजेशन दोनों ले लेते हैं, डाई एजोटाइजेशन एंड कपलिंग रिएक्शन। तो डाई एजोटाइजेशन जो रिएजेंट होता है, इसका रिएक्शन हम करते हैं रिएजेंट NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl। तो NaNO2 प्लस HCl, या इसको हम कहते हैं HNO2, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ रिएजेंट। तो ये सभी जो है रिएक्शन अलग अलग टाइप से रिएक्शन देते हैं। तो इसको भी डिस्टिंग्विश में यूज कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इवन आपने पढ़ा होगा, ये सारा एल्काइल हैलाइड में पढ़ लेते हैं हम, फिर भी एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूँ। कैसे? जैसे देखो, सपोज आपके पास 1 डिग्री है, यू हैव 1 डिग्री है। 1 डिग्री आपके पास या तो RNH2 हो सकता है, NH2 फंक्शनल ग्रुप जो होता है 1 डिग्री अमीन का है, या आपके पास बेंजीन हो सकता है 1 डिग्री। अगर मैं इसका रिएक्शन NaNO2HCl से करा दूं या HNO2, बिकॉज ये रिएक्शन करके C2 पर ये बनाते हैं, C2 मतलब एट द प्लेस, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है तो डायरेक्ट नहीं बनता, इसलिए NaNO2HCl डाल देते हैं। मैं यह रिएक्शन लिख देता हूं HNO2 पर, H BHNO2, ये यहां से मिलता है, इससे मिलता है। तो HNO2 का रिएक्शन हम कर दें तो इससे क्या होता है कि यहाँ का जो H2 है वो निकल जाता है, ये बनाता है RN2। तो साल्ट भी है आपके पास, Cl भी है, तो RN2 पॉजिटिव बनता है, और Cl और यूज कर लोगे तो Cl नेगेटिव। इसी टाइप से HNO2 का इसके साथ रिएक्शन करूंगा तो ये भी क्या बनेगा, R, एक नाइट्रोजन का खुद का है, एक नाइट्रोजन यहां से आता है, ये भी बनाएगा बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये साल्ट बनाता है। लेकिन ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए इसका रिएक्शन आगे यहां तक जो प्रोसेस है उसको हम डाई एजोटाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज दो दो नाइट्रोजन बन रहे हैं, दो मतलब 2, डाई, नाइट्रोजन को एजो बोला जाता है, डाई एजोटाइजेशन, दोनों का डाई एजोटाइजेशन हुआ। लेकिन जो एलिफेटिक का होता है, एलिफेटिक का डाई एजिटेशन अनस्टेबल है, लेकिन ये जो होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 10 तक अप्रोक्सीमेट हम स्टेबल ले लेते हैं, कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, ये स्टेबल है तो आगे रिएक्शन में हम इसको प्रोसीड करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है। तो यहां पर हमारी आती है रिएक्शन, मतलब मेन हमें पॉइंट पे आना था, इस पॉइंट पे डाई एजोटाइजेशन कर लिया हमने तो एनिलीन का इजिली डाई एजोटाइजेशन होगा, और एनिलीन जो देगा वो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देगा। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो रिएक्शन आगे जाती है उन रिएक्शन को जरा देखना आपने। तो ये बहुत सारे कन्वर्जन का बेस्ट मेथड होता है। पहली बात, जो ये रिएक्शन देता है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है वो होता है SN1 एरोमेटिक, नाम जो देना है SN1 एरोमेटिक, और प्रोसीड थ्रू जो होता है, प्रोसीड थ्रू एराइल कैटायन जो कि अनस्टेबल है। एक ऐसा रिएक्शन जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहा है, ये प्रोसीड थ्रू, ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल है। एक ऐसा रिएक्शन जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू होने जा रहा है, ड्राइविंग फैक्टर कहां से होता है, ड्राइविंग फोर्स
इज कमिंग फ्रॉम जनरेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत स्टेबल है, एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, तो ये बहुत स्टेबल है। और इस टाइप की रिएक्शन जो होती है SN1 एरोमेटिक होती है। कैसे भाई? एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, AR एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन दिखा के कर लेते हैं। बेंजीन है ये, देखना बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये। हम कहते हैं कोई भी रिएक्शन जो प्रोसीड होता है वो स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। अब ये हमारे पास बन रहा है N जो है N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव। अब हमने ये पढ़ा था कि बेंजीन के साथ डायरेक्ट कोई हेलोजन या कोई भी ग्रुप लगा होता है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, लेकिन अगर N2 उसके साथ अटैच होता है और मैं कोई न्यूक्लियोफाइल लेता हूं तो वो न्यूक्लियोफाइल बड़ी इजीली रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन जो करेगा वो कैसे करेगा? पहले न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसे डायरेक्ट अगर कर देता तो ये SN2 मैकेनिज्म हो जाता। फिर वो कैसे रिएक्शन करेगा? उस रिएक्शन को हम ऐसे समझेंगे कि वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पहले 0 से 10 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस पर जब हम करते हैं तो पहले क्या करता है, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन एक बनाता है, अनस्टेबल ये बनाता है, प्लस नाइट्रोजन देता है और Cl नेगेटिव देता है। तो ये जो बन रहा है देखो, ये तो अनस्टेबल है, जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी ये रिएक्शन प्रोसीड इसी के थ्रू होती है। और अब क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, ये जाकर के इस पॉजिटिव पर अटैक करता है और इस टाइप से जो हमारे पास है, जिस न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो रिएक्शन हो जाता है हमारा। तो ये जो आप देख रहे हो कि इस रिएक्शन का यही स्पेशलिटी है कि ओवरऑल देखो, आपने जहां से भी स्टार्ट किया हो, आपने जैसे यहां से स्टार्ट किया था NH2 से, और NH2 से यहां आए, यहां से चलते चलते यहां आ गए, तो ओवरऑल क्या देख रहे हो आप? NH2 हटा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NH2 नहीं हट सकता था, तो काफी इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है। यहाँ से NH2 हटाने के लिए डाइयोटाइजेशन मस्ट था, और न्यूक्लियोफाइल गया, न्यूक्लियोफाइल आया। यही रीजन है कि मैंने बोला ये सब्सटीट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, लेकिन कार्बोकेटाइन के थ्रू हो रहा है, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो कार्बोकेटाइन के थ्रू होता है तो SN1 होता है, और एरोमेटिक रिंग के ऊपर हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? SN1 एरोमेटिक टाइप का मैकेनिज्म होता है, जो इस वाली स्पीसीज से, ये जो आप देख रहे हो ये वाला इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कैसा कार्बोकेटाइन? एराइल कैटाइन, जो कि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन से रिएक्शन क्यों प्रोसीड हो रही है? बिकॉज उसके साथ बहुत सारा बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बन रहा है N2। तो ये जो नाइट्रोजन का बनना है, ये इसको ड्राइविंग फोर्स देता है कि भाई ये बनाओ, फिर आगे इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पूछा जाएगा, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शन? बोलोगे SN1 एरोमेटिक। पूछेगा किस इंटरमीडिएट से होता है? आप बोलोगे लेस स्टेबल एराइल कार्बोकेटाइन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भाई ऐसा कैसे हो गया? कोई भी रिएक्शन प्रोसीड तो स्टेबल कार्बोकेटाइन से होती है, ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन से क्यों हो रही है? बिकॉज बोलोगे इसके साथ का ड्राइविंग फोर्स जो है काफी डोमिनेंट है, नाइट्रोजन का बनना, और नाइट्रोजन एक काफी स्टेबल कंपाउंड है, ये हाईली स्टेबल है, तो इसलिए ये फोर्स देता है कि आपका इस तरीके से रिएक्शन होगा। बाकी रिएक्शन कैसे होंगी, कुछ नेम रिएक्शन है काफी, तो वो लिख देते हैं हमने, ऐसे आती है ना रिएक्शन, उनको डायरेक्ट याद कर लो। सपोज ये डाइजोनियम बन गया आपका, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर इसकी रिएक्शन आप बॉयल कर दो आप H2O के साथ, तो आपका N2 हट जाएगा, OH इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिनोल का प्रिपरेशन मेथड बन जाएगा आपका। अगर आप इसको रिएक्शन दे दो जैसे CuCl2 प्लस HBr HCl, CuCl2 और HCl के साथ, या CuCl2
Br2 के साथ HBr के साथ तो हेलोजन या ब्रोमीन अटैच हो जाते हैं। इस रिएक्शन को आप सेंडेमेयर रिएक्शन बोलते हो। साइनाइड भी इसी के अंदर आता है। साइनाइड के साथ दे दोगे तो ये साइनाइड आ जाएगा, सेंडेमेयर रिएक्शन आ जाता है। तो इससे आप क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। फिर क्या रिएक्शन देखा आपने, अगर आपको क्लोरीन बना लिया, ब्रोमीन बना लिया, अगर फ्लोरीन बनाना है तो फ्लोरीन में आप पहले HBF4 लोगे तो वो HBF4 साल्ट बनाएगा, N2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव। फिर आप हीट कर देना, हीट करोगे तो नाइट्रोजन बाहर हो जाएगी, BF3 बाहर हो जाएगा और एक फ्लोरीन इसको मिल जाएगा। इतनी सारी देखो, सारा एल्काइल हैलाइड वाला टॉपिक सारा आपका दोबारा रन हो रहा है। तो बेंजीन के साथ फ्लोरीन हो गया तो ये बाल-सिमज रिएक्शन होता है। फ्लोरीन के साथ बाल-सिमज रिएक्शन बनाते हैं अपने। और क्या रिएक्शन हो सकती है देखो, H3PO2, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। जब आप लास्ट में एंडिंग में पहुंच जाओ ना ऑर्गेनिक में, बेटर वे भी यही होता है। इसी तरह से सारे एक साथ एक पेज पे बना के याद किया करो। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका एन फैक्टर 1 है, मतलब एक हाइड्रोजन दे सकता है, तो वो अपना जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ दे देगा, तो डायरेक्ट बेंजीन बना सकते हो आप। तो आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से डायरेक्ट बेंजीन भी बना सकते हो। फिनोल से भी बेंजीन बना सकते हो। फिनोल जब भी आ जाए तो जिंक डस्ट से रिएक्शन कर दो आप, क्योंकि जिंक डस्ट का काम होता है ऑक्सीजन को बाहर निकालना, तब भी आपका बेंजीन बन जाएगा। तो डायरेक्ट बेंजीन ऐसे करके भी यहाँ पहुंच सकते हो, बेंजीन बना सकते हो, और यहाँ से भी आप बेंजीन बना सकते हो। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। H3PO2 के साथ भी रिएक्शन देख लिया। NaOH के साथ रिएक्शन दे सकते हो, बट ये बेस है NaOH के साथ, तो पहले NaONA बनेगा और फिर हाइड्रोलाइसिस कराना एसिडिक, तब जाके फिर फिनोल बन सकता है। तो डाइजोनियम क्लोराइड का इस टाइप से आप रिएक्शन दे सकते हो। कुछ नेम रिएक्शन भी आ गई, जैसे आपका इसमें सेंडेमियर रिएक्शन है, बाल-सिमिज रिएक्शन है, और KI के साथ भी बना सकते हो, लेकिन वो सेंडेमियर नहीं होगा। KI के साथ ध्यान रखना, वो सेंडेमियर नहीं है। KI के साथ रिएक्शन बनाओगे तो आयोडीन बना सकते हो, लेकिन वो सेंडेमियर रिएक्शन में नहीं आएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड वाला सेंडेमियर रिएक्शन के अंदर आएगा। साइनाइड भी बना सकते हो, ये बनाया है आपने साइनाइड आगे चेंज करने के लिए, एसिड वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए साइनाइड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी ये रिएक्शन जो है आपकी बहुत सारी इंटर कन्वर्जन आ जाती हैं कि एक से आप डिफरेंट टाइप के इंटर कन्वर्जन में जा सकते हो। देखो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इजी रिएक्शन है आज की, ज़्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, सिर्फ आपको एक बार मेमोराइज करवानी है। इससे ऑर्गेनिक आपकी थोड़ी मेमोरी में बैठ जाए। नेक्स्ट चलो देखो, अभी तक मैंने आपको कपलिंग रिएक्शन नहीं बताया है, ये तो दूसरी रिएक्शन हम जो बता रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हो रही है। कपलिंग रिएक्शन अब बता रहा हूं। कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है कपल होना, जुड़ना। कपलिंग रिएक्शन जो होता है बेंजीन डाइक्लोराइड, ये किसके साथ रिएक्शन दे सकता है? ये किसी भी रिएक्शन जो है, जैसे फिनोल के साथ या एनिलीन के साथ, मतलब फर्दर एमीन, एरोमेटिक एमीन के साथ रिएक्शन इनके साथ देता है। और इनसे जो ये मटेरियल बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब बहुत सारे उसमें डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आते हैं। और ऐसे जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, जो हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, ये प्रॉब्लम भी आया था 2 या 3 ईयर्स पहले। हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन से, इसलिए कलर्ड होते हैं।
मतलब डाइज बनाते हैं, डाइज कलर बनाते हैं। तो ये कलर बनाने की रिएक्शन है और इसलिए हम एमीन के टेस्ट में भी ये यूज कर सकते हैं। कैसे? सपोज आपको डाइजोनियम क्लोराइड दे दिया, डाइजोनियम क्लोराइड का फिनोल के साथ रिएक्शन देना है आपने, तो आप ऐसे दे दो, ऐसे बना दो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन साइड जो है ये बेंजीन, N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इधर आप रिएक्शन दे रहे हो फिनोल के साथ। अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज देखूं तो ये आपके पास कार्बोकैटायन है उसी टाइप से, तो कैटायनिक स्पीसीज ही तो है ही। तो कैटायनिक स्पीसीज है तो एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो फिनोल के साथ रिएक्शन में दे रहा हूं इसकी। अब फिनोल के साथ रिएक्शन दूंगा, OH इधर रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी फिनोल की जो रिएक्शन होंगी वो जो या तो ऑर्थो पोजीशन पे होंगी या पैरा पोजीशन पे होंगी, उस जगह पे वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। बट ऑलरेडी OH है और ये काफी बड़ा ग्रुप है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए इसकी पैरा पोजीशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये जो आपका अटैक करेगा आकर के, मतलब एक तरह से फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ आके अटैक करेगा और इधर से HCl बाहर हो जाएगा। ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ आपने इसको अटैच कर दिया, पर इधर फिनोल आ गया। तो यू कैन रियलाइज द कॉन्जुगेशन। ये देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 कितना हाईली कॉन्जुगेशन हो गया। जब हाईली कॉन्जुगेशन हो जाता है तो ऐसे सिस्टम जो होते हैं वो डाइज की तरह काम करते हैं। अब इस डाई में देखो ये हाइड्रोजन रखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन है, तो ये आपकी जो डाई बनी है वो एसिडिक डाई बनी। तो एसिडिक डाई और दोनों आपस में अटैच हुए हैं, इसलिए ये कपलिंग रिएक्शन है। तो कपलिंग रिएक्शन किसके साथ होती है इसकी? फिनोल या एरोमेटिक एमीन के साथ ये कपलिंग रिएक्शन देता है। आपका रिएक्शन को समझना है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरह से फिनोल की रिएक्शन है ये बेंजीन के साथ। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो यू कैन से दैट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। किसके लिए? फॉर व्हाट? फॉर फिनोल। इट मींस इट इज द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल। ये फिनोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। वन थिंग मोर, जब भी आप फिनोल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो आप, तो फिनोल खुद एसिडिक है और रिएक्शन करवाना चाहते हो तो स्लाइटली कपलिंग रिएक्शन के लिए स्लाइटली बेसिक मीडियम यूज किया करो, स्लाइटली बेसिक मीडियम, हल्का सा pH 7 से ऊपर 8-9 pH यूज कर लिया करो। स्लाइटली बेसिक मीडियम यूज करते हैं, pH पर प्रॉब्लम पूछ लेता है कई बार। तो जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, whenever benzene diazonium chloride react with the phenol, it gives the acidic dyes due to the coupling reaction। देखो H अभी पड़ा है, इस H को निकाल सकता है तो ये acidic dyes देगा, because phenol itself is slightly acidic, so medium is required slightly basic। तो इसके लिए पूछेगा भाई क्या प्रॉपर pH होनी चाहिए, तो slightly basic pH आपका प्रॉपर होना चाहिए। अब यही कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यू कैन गिव विद द एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक के साथ दे सकते हो, फिनोल के साथ दे सकते हो, एरोमेटिक एनिलीन के साथ दे सकते हो। एरोमेटिक एनिलीन, हाउ? यू कैन सी इन दिस वे। सपोज फिनोल का रिएक्शन, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन हम टर्सरी एमीन से दे देते हैं, NCH3HCH3। अब ये दे सकते हैं, तो ये भी देखो, इसका भी ये दोनों पोजीशन ऑर्थो और ये पोजीशन पैरा, तो ऑर्थो पर तो हिंड्रेंस ज्यादा है इसलिए यहाँ प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये जो H जो रिप्लेस करेगा तो वही सेम रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक। भाई एनिलीन और फिनोल तो सेम टाइप की रिएक्शन देते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये नाइट्रोजन जाके इस पे अटैक कर सकता है और HCl बाहर निकल सकता है। देन प्रोडक्ट फिर क्या बन गया आपका? कपलिंग होगी, फिर कपल हो गए, ये दोनों जुड़ गए, N डबल बॉन्ड N एंड हेयर
जो आपका नेक्स्ट पार्ट है NCH3 NCH3। अब नाउ इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और ये बेसिक साइट है, नाइट्रोजन बेसिक साइट होता है, फिनोल एसिडिक साइट था, तो इसका मतलब अब भी डाई बना, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे कितना कॉन्जुगेशन आ रहा है, हाईली कॉन्जुगेशन आ गया। हाईली कॉन्जुगेशन मीन ये भी डाई है, लेकिन अब की बार जो आपकी डाई बनी है वो बेसिक डाइज बनी है। आपसे पूछेगा बेसिक डाइज कैसे बना सकते हो आप, तो बेसिक डाइज के लिए आप डाइजोनियम क्लोराइड का नाइट्रोजनस कंपाउंड से एमीन से रिएक्शन करवाना पड़ेगा, बट एसिडिक डाइज के लिए फिनोल से रिएक्शन करना पड़ेगा। बोथ रिएक्शन आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन बोथ रिएक्शन डाइजोनियम क्लोराइड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, डाइजोनियम क्लोराइड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोफाइल है। और नेक्स्ट थिंग ये देखो एनिलीन जो होती है खुद बेस होती है, तो ये बेसिक है, तो इसका मतलब यहां पर आपको स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिक्वायरमेंट होगा, स्लाइटली एसिडिक मीडियम। इसके लिए पीएच जो होगी 7 से थोड़ी सी कम, जैसे 6 के आसपास, 5-6 के आसपास यूज कर सकते हो आप। तो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो व्हाट इज द कपलिंग रिएक्शन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कपलिंग रिएक्शन, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ कपलिंग रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन आप दे सकते हो आप। So what is the coupling reaction? Coupling reaction is the reaction of benzene, diazonium benzene chloride with phenol, या जो भी फिनोलिक टाइप के और हैं जैसे नेफ्थोल वगैरह हैं, फिनोल या एनिलीन, और ये दोनों से डाइज बनती हैं। फिनोल फैमिली से आपकी एसिडिक डाइज बनती हैं, एनिलीन फैमिली से आपकी बेसिक डाइज बनती हैं। फिनोल खुद एसिडिक है इसलिए स्लाइटली बेसिक मीडियम लेते हो, एनिलीन खुद बेस है इसलिए स्लाइटली एसिडिक मीडियम आप यूज करेंगे। तो दैट अबाउट द कपलिंग रिएक्शन। तो ये सारी जो रिएक्शन आपने देखा बेटा, ये आपका कपलिंग रिएक्शन के बारे में। तो अभी तो हम रिएक्शन जो किया है हमने, मैं आपको अगर समराइज करूं तो अभी तो हम सिर्फ 1 डिग्री अमीन के साथ डायजोटाइजेशन कर रहे थे, 1 डिग्री अमीन के साथ डायजोटाइजेशन किया हमने। अगर हमारे पास 2 डिग्री अमीन है तो 2 डिग्री अमीन चाहे आपकी एरोमेटिक हो चाहे आपका एलिफेटिक हो, सेम रिएक्शन, दोनों नाइट्रोसो कंपाउंड देंगे, नाइट्रोसो प्रोडक्ट, दोनों के अंदर आपको नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनेगा। क्या, चाहे आपका कोई सा भी अमीन आर हो या ए आर, एमीन है सेकेंडरी, तो चाहे NH2 है तो आर हो होता है, ये आर हो, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो HONO के साथ रिएक्शन करोगे तो H2O बाहर हो जाएंगे। किसी के साथ भी रिएक्शन कराओ, चाहे एरोमेटिक के साथ चाहे एलिफेटिक ग्रुप के साथ, N के साथ NO कंपाउंड मिलेंगे, मतलब नाइट्रोसो कंपाउंड। तो ये तो मतलब एक सिंपल नॉलेज के लिए है कि 2 डिग्री अमीन के साथ आपको नाइट्रो कंपाउंड बनाना है। एंड थर्ड वन इज द 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन में फिर हमें डिफरेंट रिएक्शन है। 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन में अगर एलिफेटिक है, एलिफेटिक 3 डिग्री अमीन है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन, सिंपली साल्ट बनेगा। एलिफेटिक 3 डिग्री अमीन क्या होती है, R3N, न्यूक्लियोफिलिसिटी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा आ गया। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करोगे HONO, तो HNO, H इसके पास चले जाएगा, ये बेस की तरह काम करेगा, जो H ले जाता है वो बेस है, ये साल्ट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, R3NH पॉजिटिव प्लस ONO नेगेटिव, साल्ट बन गया, नाइट्राइट बन गया, नाइट्राइट। बट अगर मैं यही रिएक्शन एलिफेटिक की बजाय एरोमेटिक के साथ करूं, मैं एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन, तो एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, कि उसमें एरोमेटिक में बेंजीन रिंग रखा हुआ है, बेंजीन रिंग अपना रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे मान लो ऐसे ले लिया मैंने, एरोमेटिक 3 ग्रुप हैं तो 2 ऐसे लगा दिए सपोज, और 1 ऐसे दे दिया,
अब यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये इसकी पैरा पोजीशन, ये पैरा का H आ गया। अब यहाँ रिएक्शन दूंगा तो नाइट्रस एसिड क्या होगा, HONO, तो NO इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है और ये H2 बाहर हो सकता है, तो ये NO उसकी पोजीशन पे आ जाएगा, तो R2N के साथ बेंजीन रिंग और उस पर NO नाइट्रोसो कंपाउंड। तो आप क्या देख सकते हो कि आप, मैं जैसे वापस इधर से बैक चल रहा हूं, जैसे 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन का HNO2 मतलब NaNO2HCl से रिएक्शन कराएंगे हम, तो 3 डिग्री अमीन में एलिफेटिक अमीन सिंपल एसिड बेस रिएक्शन देगा, सिंपल एसिड बेस एरोमेटिक 3 अमीन बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, NO इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये आ जाएगा आपका 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन की बजाय अगर मैं आपका लूँ 2 डिग्री अमीन, तो 2 डिग्री अमीन चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, उसमें आपका जो होगा ये इलेक्ट्रोफाइल का ही काम करेगा, H2O निकलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो यहाँ पर Ar2N NO नाइट्रोसो प्रोडक्ट, यानी कि दोनों सेम रिएक्शन देंगे आपके, 2 डिग्री में दोनों सेम दे रहे हैं। अगर मैं 1 डिग्री में आ जाऊं तो 1 डिग्री के अंदर यू कैन सी इन द 1 डिग्री अमीन, उसकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 1 डिग्री में। 1 डिग्री अमीन के अंदर अगर आप आते हो तो 1 डिग्री में एलिफेटिक और एरोमेटिक में अगर देखें तो एलिफेटिक जो है, एलिफेटिक जो 1 डिग्री है, एलिफेटिक जो रिएक्शन कर रहा है आपका, एलिफेटिक रिएक्शन HNO से डाइएजोनियम साल्ट बनाता है लेकिन वो अनस्टेबल होता है, तो उसकी रिएक्शन आगे फर्दर नहीं बन पाती और वहीं टूट करके वो प्रोडक्ट बना देता है। बट अगर एनिलीन है मतलब एरोमेटिक है तो डाइएजोनियम साल्ट बनाता है, जिसकी डिफरेंट वे में बहुत सारा रिएक्शन हम देखते हैं कि कितने टाइप के प्रोडक्ट उससे पॉसिबल हो सकते हैं, तो कई सारे रूटीन रिएक्शन आप दे सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द जो आपकी डाइएजोटाइजेशन और कपलिंग रिएक्शन का जो मिक्सअप है सारा। एट द एंडिंग में अगर आप देखो तो एक आपका आप रिएक्शन देखो इसमें कि आप नाइट्रोजनस कंपाउंड की रिएक्शन देख रहे हो, तो हम इसमें यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात भी कर सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर जैसे फिनोल बड़ी इजीली फ्रीडल क्राफ्ट, या बेंजीन में इजीली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपका आता है। बेंजीन के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, जैसे किसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हो CH3Cl का, फ्रीडल एल्काइल और एसाइलेशन जैसा किया था आपने हाइड्रोकार्बन में, और एनहाइड्रस AlCl3 लेते हो, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हो तो ये Cl नेगेटिव को निकाल देता है, ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। देन आपने ये पढ़ा था कि ये H जो होता है रिप्लेस होकर इसकी जगह हम ये ग्रुप अटैच कर सकते हैं, ये ले सकते हो, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कर सकते हो। और ये जो यूज होते हैं आपके एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में यूज करते हो आप, तो प्रोडक्ट आप बना देते थे ऐसे। इवन यू कैन यूज इथाइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl यूज कर लेते थे, ये यूज हो जाता था। तो ये आपकी एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थी। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग में जितनी इलेक्ट्रॉन रिचनेस आ जाए तो उतना फ्रीडल क्राफ्ट ज्यादा इजी होना चाहिए, CH3 इधर आना चाहिए। बट अब जो पॉइंट आ रहा हूं मैं, पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को ध्यान देना, बट चाहे आपका नाइट्रोबेंजीन हो, नाइट्रोजनस कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन एंड एनिलीन, उसमें भी नाइट्रोजन है, डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऐसे प्रॉब्लम आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन दोनों ही नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड है वो आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे रहे हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है अच्छी तरीके से। भाई ऐसा क्या हो गया, उल्टा देना चाहिए था कुछ को तो कुछ को, जैसे दोनों अपोजिंग फैक्टर है। सपोज वी हैव एनिलीन,
एनिलीन के हिसाब से फार्मूला देखें तो एनिलीन जो है NH2 है। NH2 के हिसाब देखें तो ये तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा अवेलेबल कर देगा, रेजोनेंस के थ्रू इधर आ जाएगा। तो इसकी रिंग जो है वो रिंग जो है आपकी वो तो काफी एक्टिवेटिंग रिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिचनेस हाई होनी चाहिए यहाँ पे। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन रिचनेस हाई कर देता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेट। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होना चाहिए, ये तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटेड रिंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग रिंग होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल को तो इजिली आके ऑर्थो या पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मान लो CH3 है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को इजिली अटैक करना चाहिए, इस पर आना चाहिए था इजिली, ऑर्थो पर या पैरा पोजीशन पर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट रिंग होते हुए भी एनिलीन क्यों नहीं दे रहा है फ्रीडल क्राफ्ट? इसका रीजन छिपा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर भी होता है। बेसिक कैरेक्टर भी इसके अंदर है। और एनहाइड्रस जो है वो लुईस एसिड है। इसका मतलब यहाँ एक पैरेलल रिएक्शन चल पड़ती है, एसिड बेस रिएक्शन। जब ये रिएक्शन होने लगती है देन व्हाट विल हैपन विद एनिलीन? in this reaction lone pair of nitrogen या nitrogen act as a base with जो आपका वो है एनहाइड्रस लुईस एसिड AlCl3 लुईस एसिड है। तो रिएक्शन जहां होनी चाहिए वहां ना होकर के पहले यही होने लग जाती है। तो ये क्या बना देता है? NH2 ये अपने इलेक्ट्रॉन देके AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। अब जैसे ये कंप्लीट कर देता है तो NH2 पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रहे नहीं तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन अंदर जाने के लिए है ही नहीं। तो अब जो रिंग हो गया उल्टा, नाइट्रोजन की पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये रिंग जो है एक्टिवेट नहीं रहा, AlCl3 ने इसको क्या कर दिया? डीएक्टिवेट, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन कर दिया। अब डीएक्टिवेशन कर दिया तो अब जो है CH3Cl का ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर नहीं जा सकता। दैट्स वाई एनिलीन even contain strong activating ring but does not give the Friedel-Crafts reaction। इसका रीजन आप क्लियर कट देख रहे हो। एनिलीन जो है, एनिलीन में NH2 ग्रुप तो है फिनोल की तरह, बेंजीन रिंग से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेस है, बट लुईस एसिड आते ही इस पर अटैक कर देगा और इसकी एक्टिवनेस को खत्म कर देगा। इससे ये डीएक्टिवेशन हो जाएगा, इसका डीएक्टिवेशन हो जाएगा सो दैट इट डज नॉट गिव द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो डीएक्टिवेशन होने से एडिलीन जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, फ्रीडल-क्राफ्ट टाइप की रिएक्शन इसमें नहीं आती है। दूसरा आता है आपका इसके अंदर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन। देखो नाइट्रोबेंजीन भी नहीं देगा भाई, जहां जहां नाइट्रोजन आ रहे हैं बेंजीन रिंग पे तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं आ रहा है। व्हाई? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? यू कैन एनालाइज, यू कैन रियलाइज इन द केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन NO2 इज द नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन इज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचेगा, -I भी लगाएगा -R भी लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले जाएंगे। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रिचनेस जो हो जाएगी वो लो हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन रिचनेस नहीं है तो खुद ही ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, इलेक्ट्रोफाइल के पास कैसे आएगा? ये एनहाइड्रस AlCl3 है तो CH3Cl का जो होता है ये पॉजिटिव, ये इस पर अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ ये रिएक्शन भी नहीं हो पाता है। तो दोनों ही एनिलीन भी एंड नाइट्रोबेंजीन भी दोनों ही आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाते, दोनों में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है नहीं बन पाता है। यही पॉइंट आप एक इसमें भी देख सकते हो बेटा। अगर हम सेम पॉइंट जो देखते हैं हम नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन देखते हैं,
नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन के हिसाब से NH2 है, NH2 का नाइट्रेशन मतलब जो HNO3 कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन देना है। तो उस हिसाब से तो हमें ये लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको रिंग को एक्टिवेट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, यहाँ और यहाँ आ जाएगा, मतलब ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, और कंसंट्रेट HNO3 जो इलेक्ट्रोफाइल देगा NO2 पॉजिटिव, वो ऑर्थो या पैरा पर जाना चाहिए। प्रोडक्ट क्या बनने चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। बट जब हम रिजल्ट देखते हैं तो ऑर्थो पैरा के साथ हमको मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है। वाई? इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने जो पहले पॉइंट किया उसी के अंदर है कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट तो बनेंगे ही, लेकिन मेटा प्रोडक्ट यानी तीनों चीजें मिलती है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में, ऑर्थो पैरा मेटा तीनों चीजें आपको मिलेंगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एनिलीन के मॉलिक्यूल बहुत सारे थे। सेम वाला पॉइंट भाई, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी तो है। तो कुछ मॉलिक्यूल जैसे ही आपके रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो एनिलीन में NH2 से रिएक्शन स्टार्ट हुई तो एसिड बेस रिएक्शन भी हो गया। अगर ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो कुछ साल्ट भी बन गया। साल्ट बनते ही क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव, और NH3 पॉजिटिव जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन भेजेगा नहीं। तो और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ऑर्थो पैरा तो इसके हिसाब से नहीं बन सकते। हाँ, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी मेटा की आ सकती है कि मेटा पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो मेटा जो है वो बन सकता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर। और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी काफी है, मतलब 50-50% है अप्रोक्स। इसलिए हम देखते हैं कि आपके पास इससे भी प्रोडक्ट बनते हैं, मेटा से भी, और इससे भी। जो इधर से जाएंगे वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एनिलीन आपको कुछ ऑर्थो प्लस NO2 एंड पैरा देगा, आपको ऑर्थो एंड पैरा देगा। तो ऑर्थो एंड पैरा, उसमें भी ये जो होगा ये काफी ज्यादा होता है, 51% के आसपास ये होगा आपके पास, 2% के आसपास ये होगा, ये कम बनेगा 51। और इससे आपको मेटा भी, बिकॉज अप्रोक्सीमेट 50-50 बोला था मैंने, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो यहां से भी जो आपको प्रोडक्ट बनेगा वो NH3 वाला मेटा वाला NO2 भी बनेगा 47% के आसपास। तो दैट्स वाई नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन भी करते हैं तो ऑर्थो पैरा के साथ मेटा भी बनता है। ये इनके GOC बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो बेटा ये सारा है आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड एमीन के बारे में। एमीन में NH2 ग्रुप होता है तो क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, कौन कौन सा टाइप का रिएक्शन है, इट्स ऑल अबाउट सच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो कल मैं ट्राई करूंगा, देखो आपकी जितना भी DPP इसका है, बेटा सुन रहे हो मेरी बात? रिस्पॉन्स में तो कल देखो मैं क्या करूंगा, कल जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी तो मैं कल आपकी जो DPP रहती है वो सारी करके आना। 2 या 3 DPP है तो कल मैं आपसे DPP डिस्कस करूंगा इस टॉपिक की सारी। तो DPP कंप्लीट कर लेंगे और कुछ थोड़ी बहुत रिएक्शन मुझे नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन है वो बताना है, वो बता दूंगा। तो ये आपका नाइट्रेशन का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बेटा? आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अभी कुछ पूछना चाहते हो तो। सर DPP ग्रुप पे मिलेगी हमारे? DPP उस पे ओपन करो ना, उसको जो अपनी वेबसाइट है जो क्या है वो E-kites है ना, E-kites। हाँ जी। E-kites पे जाओगे तो वहां DPP अवेलेबल है। E-kites आप हेल्प ले लेना मधु मैडम से बात करके। जी सर। डाल रखी है उस पे E-kites पे, क्रैश कोर्स की अलग से डाल रखी है। जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना 2-3 दिन से, उस टॉपिक से रिलेटेड ही डाल रखी है मैंने। जी सर ठीक। तो वो DPP होगा तो ऑनलाइन क्या मैं इसी में शेयर करके आपसे डिस्कस कर लूंगा मैं, तो ट्राई करना उसको। कोई प्रॉब्लम आए, टेक्निकली प्रॉब्लम आए तो मधु मैडम से बात करना या मैनेजर सर से बात करना कि सर कैसे ओपन करें। आपने किया नहीं, अभी ओपन की नहीं है, देखा नहीं है उसको करके? सर ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पे कि E-kites पाएगी। हाँ, किसी की हेल्प ले लो बेटा, कोई और जो साथी हो जिसने कर रखा हो,
तो ई काइट्स पे अवेलेबल है डीपीपी। और कोई जो बच्चा कोई भी अगर टॉपिक देखना चाहता है तो वहाँ ई काइट्स पे जो है वो टॉपिक खास करके ऑर्गेनिक के सारे मैंने डाल रखे हैं अभी सारे जो है ना, इसमें मैंने उसको अलग से भी डाल रखे हैं। ये जो अपनी क्लासेस चल रही हैं इसके अलावा भी डाल रखी है मैंने, वहां से आप अपना टॉपिक भी पढ़ सकते हो किसी को पढ़ना हो। बाकी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये भी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो ही रही है, लेकिन काफी डिटेल दे रखी है दूसरे टॉपिक्स में मैंने। तो जिसको भी जहां से आपका लॉकडाउन हुआ था वहां से लेकर के, और जो ये लास्ट चैप्टर जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और बाकी भी ऑर्गेनिक की जितना इंपॉर्टेंट रिडक्शन है कंबाइन बता रखा है मैंने उसमें। जैसे रिडक्शन है तो सबका रिडक्शन बता रखा है वहां पर, और ऑक्सीडेशन है तो जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सारी कर रखी है। तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर। तो आप ओपन करोगे, नहीं होता है तो आप अपने उनको बोलो जो है मैडम को कि मैडम हमारा ओपन कैसे होगा। हो सकता है कोई उन्होंने पासवर्ड वगैरह दे रखा हो या बना रखा हो, तो उनसे हेल्प ले लो, ठीक है। ओके बेटा, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।